Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं और उन टर्म्स के हवाले से हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को भी बिल्टअप किया। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट फेज भी है और उन स्टैटिस्टिक्स की जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनमें इन आज के लेक्चर की कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन से क्या मुराद है? हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले ये चीज देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या चीज है। हम उस टॉपिक की तरफ भी जाते हैं, लेकिन मैं एक बेस आपकी यहां से बिल्टअप करना चाह रहा हूं। देखिए, रियल लाइफ में बहुत दफा ऐसा होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या आप कोई टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस आपके माइंड के अंदर जरूर होता है कि जिसको आप कंसिडर करके आप उस काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हर दफा, यानी अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा और आपको बेहतर अंदाज में ये बताता हूं कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को जरा माइंड के अंदर लाएं, अपने पास्ट में जाएं। जरा देखिए कि क्लास 10 में या क्लास 9 में आपकी क्लास में से एक या दो लोग चूज किए गए एज ए मॉनिटर, या हम उसको प्रॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, वो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, आपने कोई इंपॉर्टेंट टास्क देना है मैनेजमेंट की साइड से, तो वो ये क्या होता था कि वो 1 बाय 1 क्लासेस में नहीं आते थे। ठीक है ना, वो क्या करते थे, उन प्रॉक्टर्स को या उन मॉनिटर्स को बुलाते थे और उनको कोई टास्क दे दिया जाता था और वो उनके थ्रू वो आज तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती थी। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उन मॉनिटर्स को बनाने का मकसद ये होता था, एक तो क्लास के हवाले से इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, दूसरा कोई डिसिप्लिन मैटर्स जो होते थे वो भी डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, सो एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता था। जरा आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी और क्लास में से आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो आमतौर पर आपकी क्लास का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट होता था। ठीक है ना, सो इसलिए हमेशा से ये चीज माइंड के अंदर होती है, ये इंसानी एक्टिविटीज के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और यही चीज जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से भी है कि जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान कम से कम एक चीज की तरफ जरूर जाता है, वो है कि कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो इस पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सके। इसी वजह से हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। यानी डेटा एक ख्वाहिश, अगर हम किसी एक वक्त के लिए या एक लम्हे के लिए उसको सोच लें कि भाई डेटा एक ख्वाहिश रखता है कि उसकी कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जो उस पूरे के पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सके, तो फिर हम क्या कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं से उसको लोकेट करते हैं। हम पूरे डेटा में से देखते हैं और कहीं ना कहीं से उसको वहां से उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 6, 9, 12, 15, 20। ये कुछ वैल्यूज है मेरे पास। अब इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? क्या रिप्रेजेंटेटिव 6 होनी चाहिए? ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेटिव 20 होनी चाहिए? ठीक है, या 15 या 9? कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसके तहत हम वैल्यू को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम सोचते क्या है कि हम सेंटर की तरफ जाएं, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आमतौर पर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होती है। ठीक है, सो अगर आप गौर करें, यही रूल जो है वो आपके प्रॉक्टर्स के हवाले से या मॉनिटर्स के हवाले से भी अप्लाई किया जाता था कि एक ऐसा बच्चा सेलेक्ट किया जा सके जिसके लिए बाकी लोगों में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, यानी जो पूरी क्लास है उसके ऊपर अग्री करे।
ठीक है। सो फिर वो प्रॉक्टर बनता था या उसको मॉनिटर के तौर पर चूज किया जाता था। यही चीज यहां पर भी है कि जब भी हम डेटा के हवाले से बात करते हैं तो डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सके। तो वो आम तौर पर कौन सी वैल्यू होती है? वो सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है। अब चूंकि हम इसको लोकेट कर रहे हैं तो जब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे कि हम डेटा को देख रहे हैं, हम किसी वैल्यू को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, यानी हम लोकेट करते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल वैल्यू हो, आमतौर पर सेंट्रल मैंने कहा ये वैल्यू 9 भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू 15 भी हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो यहां कंसिडर की जा सकती है। तो अगर 9 होगी तो उसकी लोकेशन कुछ और होगी, अगर 12 होगी तो उसकी लोकेशन कुछ और होगी, अगर 15 होगी तो उसकी लोकेशन कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। अगर वो सेंटर से आ रही है तो फिर उसको हम कहेंगे सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, अगर वो डेटा के कुछ वैल्यूज के बाद आ रही है उस हिसाब से उसकी लोकेशन का परसेंटेज या उस लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, अब मैंने भी ये बात की कि ज्यादातर ये जो वैल्यू है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, ये सेंटर से आती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जब भी हमने किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को लोकेट करना है तो उसको लोकेट करने के लिए हम आमतौर पर सेंटर की तरफ मूव करते हैं और सेंटर से वो वैल्यू को पिक करते हैं, और इसी वजह से फिर इसका नाम जो है वो मेजर ऑफ लोकेशन के साथ साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन सारी बातों के बाद हम ये सोचते हैं कि भाई डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए एक नया नाम आज आप अपने माइंड के अंदर रख लें कि जब भी हम डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, हम सोचते हैं कि डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम निकालें, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एवरेज। ठीक है जी, एवरेज इज द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, और इस एवरेज को निकालने का जो प्रोसीजर है या इसको लोकेट करने का जो प्रोसीजर है उसको मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज। एवरेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो उस पूरे डेटा को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सके और उसके करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी क्वालिटीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए हमें उसका ट्रू जो है वो एनालिसिस प्रोवाइड करे। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, अब एवरेज जो है उसको हम चूंकि सेंटर से आमतौर पर कैलकुलेट करते हैं, इसी वजह से उसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी भी है। चूंकि उसकी लोकेशन होती है इसलिए एवरेज को हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। सो इस तरह एवरेज ही एक्चुअली बेसिकली जब हम अपने माइंड में इस टॉपिक को लाते हैं कि जी मेजर्स ऑफ लोकेशन, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एवरेज। आप एवरेज को फाइंड करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड के अंदर आ गया कि एवरेज इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो कि सेंटर में लाई करती है। आप देखें जरा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी आपके कुछ जो साइंसेस के स्टूडेंट्स उनके माइंड के अंदर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने जो आपकी पुरानी क्लासेस है उसमें पढ़ा हुआ है, क्लास 8 के साइंस में के जो है वो बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता था, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो फिर जरा गौर करें, तो फिर हम इसको एवरेज को क्या कहेंगे, इज अ बैलेंस्ड वैल्यू। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो मॉनिटर के हवाले से भी था, जो भी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मॉनिटर जो है वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती थी। ऐसा नहीं होता था कि क्लास के जो है 10 लोगों को पसंद है और 12 लोग उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, सो ऐसा पर्सन चूज किया जाता जो बैलेंस्ड होता था। इसी वजह से
जब हम एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं तो फिर इस चीज का ख्याल रखते हैं और ये सोचते हैं कि वो बैलेंस्ड फिगर हो, ठीक है। और वो क्योंकि वो डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, पूरा का पूरा डेटा उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है, पूरा का पूरा डेटा उसके ऊपर बैलेंस्ड हुआ होता है। और अगर वो बैलेंस ना हो, फर्ज कर लें किसी तरह कैलकुलेशन करते हैं और वो बैलेंस्ड वैल्यू ना हो, तो फिर क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि आगे जाकर एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि एवरेज मस्ट बी द सुटेबल एंड बैलेंस्ड वैल्यू। चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये बैलेंस्ड वैल्यू नहीं होगी तो फिर हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एवरेज को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हम जो टाइप एवरेज की देखते हैं, इंपॉर्टेंट, दैट इज मीन। मीन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मॉड। और देन हमारे पास मीडियन। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एवरेज, मेन थ्री टाइप्स आपकी। अब मीन जो है ये एक एवरेज है, मॉड भी एक एवरेज है और मीडियन भी एक एवरेज है। इसका मतलब है कि जब भी आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन करनी है तो आप इन तीनों में से कोई एक एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक कोई स्पेसिफाई ना कहा जाए, ठीक है। मीन को फर्दर हम थ्री पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास थ्री इसकी और टाइप्स है। वो कौन कौन सी है जी? द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन। The first one is arithmetic mean. The second one is geometric mean. And the third one is harmonic mean. यानी आप इसको समराइजली फिर ये कह सकते हैं कि there are 5 types of averages. The first one is arithmetic mean. The second one is geometric mean. Third one is harmonic mean. And the fourth one mod. And the last one median. So ये 5 बेसिक टाइप्स हैं एवरेजेस की जो कि आप मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर इसको फाइंड करेंगे। अभी हम जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में से एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं कि एवरेज जो है वो एक मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और उसकी आउटलुक्स या उसके नेम्स जो है वो ये हो सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को आमतौर पर हम A.M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है, और उसकी जनरल नोटेशन जो है वो x बार है, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं G.M, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। हार्मोनिक मीन को हम डिस्कस करते हैं H.M के साथ, और मॉड x हैट के साइन के साथ, और मीडियन को हम जो है एक्स कर्व, ये साइन होता है छोटा सा, इस हवाले से इसको याद रखते हैं। ये उसकी आउटलुक्स है और इसमें आपने याद रखना है इनकी जो शॉर्ट नेम्स हैं ये आमतौर पर आगे जाकर आपकी कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी मेजर्स ऑफ लोकेशन की तरफ कि इसके एवरेज के अलावा हमारे पास मेजर्स ऑफ लोकेशंस कौन कौन सी है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जी। एवरेज के अलावा हमारे पास जो मेजर्स ऑफ लोकेशन है उसमें क्वार्टाइल्स आते हैं, डिसाइल्स आते हैं, और परसेंटाइल्स आते हैं।
ठीक है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स ये भी मेजर्स ऑफ लोकेशन ही है, ये आपने याद रखना। ठीक है जी, क्वार्टाइल्स जो है वो क्वार्टर से निकला, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 4, ठीक है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप डेटा को 4 पार्ट्स में देखते हैं तो 25%, 25%, 25% और 25%। अगर आप डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वार्टाइल्स की जरूरत है, आप एक्चुअली क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर आप डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे वो क्वार्टाइल्स होंगी, ठीक है। और अगर डिसाइल्स के हवाले से बात की जाए तो डिसाइल्स में क्या है कि कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, देखिए डिसाइल जो है वो डीकेट से निकला, डीकेट, ठीक है, डीकेट का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। सो अगर आप डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको 9 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी जरा देखिए, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये जो 9 वैल्यूज हैं जिनको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूं, ये जो पोर्शंस हैं इनको हम कहते हैं डिसाइल्स, यानी 9 वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स। इसके अलावा परसेंटाइल्स, अगर आपका डेटा जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कुछ वैल्यूज की वजह से, आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करें और उन कैलकुलेशंस की वजह से डेटा जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, परसेंटाइल, परसेंट से निकला ये। परसेंट में अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स के अंदर परसेंट क्या चीज थी, हंड्रेड्स, 1/100। तो इसका मतलब है एक परसेंटाइल जो है वो हंड्रेड्स पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जरा सोचें कि क्वार्टाइल्स क्या होंगे, कि एक पार्ट को कितने परसेंट पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अगर फर्ज कर लें ये एक क्वार्टाइल है, ये एक क्वार्टाइल है, तो ये क्वार्टाइल है, तो 4 पोर्शंस में जब आपने डिवाइड करना क्वार्टर्स के अंदर 4 क्वार्टर्स होंगे तो 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। सो 3 वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। सो जरा गौर कीजिए कि मेजर्स ऑफ लोकेशन में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज एवरेज, ठीक है जी, एवरेज की हमने फर्दर जो है वो जब डिवाइड किया उसको तो मेन कौन सी आपके पास टाइप्स थी, मीन, मीडियन और मॉड। मीन को हमने फर्दर 3 जो है वो कैटेगरीज उसकी बनाई, वो कौन कौन सी थी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और इनकी नोटेशंस को भी हमने देखा, ठीक है। अब आगे जो है मेजर्स ऑफ लोकेशंस के हवाले से मैंने ये 3 टर्म्स आपके साथ डिस्कस की हैं, ये कौन सी थी, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो मेजर्स ऑफ लोकेशन के हवाले से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन में जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें इन्वॉल्व है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी समझना है और ये मेजर्स ऑफ लोकेशन में जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, यानी नंबर्स की टेबुलर अरेंजमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम अच्छे तरीके से आगे अंडरस्टैंड करने से पहले
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हमने डेटा की डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इन्वॉल्व था, शामिल था। अब ये उसी प्राइमरी डेटा को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं और सेकेंडरी डेटा को हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं। यानी जो सेकेंडरी डेटा है वो ग्रुप डेटा होता है और जो प्राइमरी डेटा है वो अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि अनग्रुप डेटा का जो दूसरा नाम है वो है डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा। और डेटा विद फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा। यानी इसमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो मेंशन्ड होंगे, डिफरेंट जो है वो आपको ग्रुपिंग की होगी, ऑर्गेनाइज वे में आपको बताया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा है कि एक्चुअली जो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम ग्रुप डेटा ही कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसी वजह से इसकी आउटलुक जो है वो अब यहां पर डिस्कस की जा रही है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें दो तरह से डेटा होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं, फर्दर मैं अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर रहा हूं कि जब हम ग्रुप डेटा को देखेंगे तो ग्रुप डेटा में आपके पास डिस्क्रीट केस भी होगा और कॉन्टिन्यूस केस भी होगा। ठीक है। अब डिस्क्रीट केस का क्या मतलब है कि इसमें आपके पास सिंगल वैल्यू ग्रुप्स होंगे और कंटिन्यूस केस में क्या होगा आपके पास, इसमें ग्रुप्स आर इन एन इंटरवल। यानी जो ग्रुप्स होंगे वो एक इंटरवल के अंदर मेंशन होंगे। इसकी एक एक एग्जांपल को यहां देखते हैं। ठीक है। अगर मैं डिस्क्रीट केस को देखूं तो डिस्क्रीट केस किस तरह का होगा, आपके पास जो ग्रुप्स होंगे उसमें एक्स भी लिखा हो सकता है, ग्रुप्स भी लिखा हो सकता है और साथ में फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक 5, 8, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 9, 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब अगर कंटिन्यूस केस को हम देखें, ये जो कंटिन्यूस केस यहां लिखा हुआ है इसके हवाले से जब एग्जाम्पल को देखते हैं तो ग्रुप्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 और आगे फ्रीक्वेंसी 3, 4, 9, 2। अब जरा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। हम डिस्क्रीट केस से स्टार्ट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब क्या है। फर्स्ट वैल्यू x की जो है वो 5 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 2 है। इस फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ था। ठीक है जी। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है वो हमारा इस डेटा में 3 टाइम्स अपीयर हुआ। 10 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में 10 जो है वो 4 टाइम्स जो है वो अपीयर हुआ था, एंड सो ऑन। यानी जो 12 है वो 9 टाइम्स था डेटा में और 14 जो है वो 10 टाइम्स था इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर
जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। अब कंटिन्यूस केस में इसका मतलब क्या होगा वो भी देखें कि 5 to 9 आपके पास एक ग्रुप है वैल्यूज का और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रीक्वेंसी 3 होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी 3 होने का मतलब यह है कि देयर वर 3 वैल्यूज इन दिस डेटा कि जिनकी रेंज है वो 5 to 9 थी। अब जरा 5 to 9 जरा देखिए कितनी वैल्यूज बनती हैं। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। अब ये वैल्यूज हैं सारी जो कि 5 to 9 की रेंज के अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 2 वैल्यूज जो है वो 3 टाइम्स अपीयर हुई हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 1 टाइम हो, 7 1 टाइम हो और 9 1 टाइम हो। इस तरह टोटल इस ग्रुप की वैल्यूज की तादाद जो है 3 बन गई, ठीक है। 4 का क्या मतलब है कि 10 to 14 यानी 10 11 12 13 14 ये जो 5 वैल्यूज थी इनमें से जो वैल्यूज अपीयर हुई वो टोटल 4 थी। मे बी ऐसा हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कि 10 जो है वो 1 टाइम हो डेटा के अंदर, 12 जो है 1 टाइम अपीयर हुआ और 14 2 टाइम्स अपीयर हुआ। चूंकि हमने रेंज कहा कि 10 से लेकर 14 तक कितनी वैल्यूज थी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 टाइम 10 1 टाइम 12 और 2 टाइम्स 14। तो इस तरह इसको मिलाएंगे तो 4 इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। यानी इस ग्रुप का जो अवेलेबल नंबर था वो उसकी मैग्नीट्यूड था वो 4 था। अब ये समझे, ये आपको यहां से इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना, इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्टअप होगी। वो क्या कि 15 to 19 जो ग्रुप था, यानी 15 16 17 18 और 19 ये 5 वैल्यूज जो है वो डेटा में 9 टाइम्स अपीयर हुई है। यानी उसमें उसका जो मैग्नीट्यूड बनता है वो 9 टाइम्स है। अब आप गौर करें, अगर ये सारी वैल्यूज 1 टाइम्स हो डेटा के अंदर तो टोटल 5 बनता है, लेकिन वो 9 थी। इसका मतलब है कुछ वैल्यूज जो है वो 1 से ज्यादा मर्तबा भी थी। यानी ऐसा हो सकता है कि 16 2 टाइम्स हो, 18 भी 2 टाइम्स हो, ठीक है। तो ये कितनी होगी 1 और 2 3 4 5 और 7 अभी भी नहीं है। इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि ये जो है वो 5 टाइम्स हो, सॉरी 4 टाइम्स हो। तो 4 और 1 5 6 और 3 9, यानी 15 से लेकर 19 तक जो वैल्यूज थी वो डेटा में सबसे ज्यादा मर्तबा अपीयर हुई है। तो इस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। आसानी के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड आपको दी गई है बगैर टेबल के तो वो अनग्रुप डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी, और अगर टेबल के साथ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपको कोई डेटा अवेलेबल है तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स भी आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूस केस। क्लियर होगी बात? होप आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें हमने मेजरमेंट ऑफ लोकेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। एवरेज को हमने डिस्कस किया। एवरेज जो है वो उसकी जो टाइप्स थी वो कौन कौन सी थी, और फर्दर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज करें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। जब तक इनके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड के अंदर नहीं होंगे तो आपकी कैलकुलेशंस जो है वो डिफिकल्ट हो सकती हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।